हम सब जानते हैं कि अर्थ मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है और हमारी गैलेक्सी से सबसे ज्यादा नजदीक एंड्रोमेडा गैलेक्सी है जो कि 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। आज का सबसे तेज एयरक्राफ्ट भी इस दूसरी गैलेक्सी तक पहुंचने में 94.5 बिलियन ईयर्स लगा देगा। लेकिन क्या हो कि अगर वहां तक पहुंचने का कोई शॉर्टकट हो, एक ऐसा शॉर्टकट जिससे कि हम मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स कुछ ही महीनों में कवर कर सके, एक ऐसा शॉर्टकट कि आप मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स कुछ ही मिनट में ट्रैवल कर पाओ। या फिर क्या होगा अगर आप लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रैवल कर सको। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूनिवर्स की जो सबसे अमेजिंग बात है वो है इसका साइज। हम इतना सोच भी नहीं सकते इसका साइज उतना बड़ा है, लेकिन शायद यही डिसअपॉइंटिंग भी है। आप सोच के देखो कि अगर हम गैलेक्सी में अपने सबसे ज्यादा पावरफुल टेलीस्कोप से अर्थ की तरह दूसरा प्लैनेट ढूंढ भी लेते हैं तो भी हमें वहां पहुंचने में सेंचुरीज लग जाएंगी। आज के टाइम में किसी भी ह्यूमन का अपनी गैलेक्सी या इवन अपने सोलर सिस्टम से बाहर जाना भी इम्पॉसिबल है। आज का सबसे तेज एयरक्राफ्ट 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, जिसे कि दूसरी गैलेक्सी तक पहुंचने में 94.5 बिलियन लाइट ईयर्स लग जाएंगे। और हाँ, अगर हम किसी तरह से लाइट स्पीड भी अचीव कर लेते हैं तब भी हमें 2.5 मिलियन ईयर्स लगेंगे दूसरी गैलेक्सी तक पहुंचने में। क्या फायदा है इन सब प्लैनेट्स को ढूंढने का अगर हम कभी वहां तक जा ही नहीं सकते। लेकिन क्या हो कि अगर वहां तक पहुंचने का कोई शॉर्टकट हो, एक ऐसा छोटा रास्ता जिससे कि हम मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स कुछ ही महीनों में कवर कर सकें, तब शायद ये सब पॉसिबल हो पाए। इन शॉर्टकट्स को वर्म होल्स कहते हैं। तो ये वर्म होल्स एग्जैक्टली हैं क्या और हम इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको समझने के लिए हमें आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को रेफर करना होगा। जब आइंस्टाइन ने इस थ्योरी को लिखा था तो ये कई इक्वेशंस को मिला के बनी थी, जिसे आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशंस भी कहते हैं। 25 नवंबर 1915 को आइंस्टाइन ने अपना पेपर प्रूशियन अकेडमी ऑफ साइंसेज इन बर्लिन जर्मनी में सबमिट किया था। ये फील्ड इक्वेशन 10 अलग अलग इक्वेशन से बनी है, लेकिन इसे एक शॉर्ट इक्वेशन में दिखाया जाता है। ये इक्वेशन बताती है कि किस तरह से मैटर और एनर्जी स्पेस टाइम को बेंड करती है। आइंस्टाइन ने जब इसे विजुअलाइज किया तो उन्होंने कहा कि अगर एक मेश के ऊपर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के वजन से वो मेश बेंड होता है। एग्जैक्टली उसी तरह से स्पेस टाइम मेश भी बेंड होता है, लेकिन यहाँ पर बड़े प्लैनेट और स्टार्स की वजह से ये बेंड होता है। प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फोर्स जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा स्पेस टाइम मेश को बेंड करेगा। लेकिन इसकी इंटरेस्टिंग बात ये है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन खुद भी इन फील्ड इक्वेशंस को कम्प्लीटली सॉल्व नहीं कर पाए थे। वो भी इसका सिर्फ अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन ही निकाल पाए थे। 1916 में कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ऐसे पहले आदमी थे जिन्होंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया। उन्होंने एग्जैक्टली कैलकुलेट किया कि एक सिंगल बॉल ऑफ मास कितना स्पेस टाइम बेंड करती है। ये कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड का ही सॉल्यूशन था जिसने सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट समझने में साइंटिस्ट्स की हेल्प की थी। क्या हो अगर मास इनफाइनाइटली डेंस हो जाए? इससे स्पेस टाइम मैश इतना ज्यादा बेंड हो जाएगा और उस ऑब्जेक्ट से इस तरह लिपट जाएगा कि वो बाकी यूनिवर्स को भी इफेक्ट करेगा। इसी से साइंटिस्ट ब्लैक होल्स की थ्योरी को प्रूव कर पाए हैं। इनफैक्ट 2019 में पहली बार साइंटिस्ट ब्लैक होल की फोटो ले पाए थे। थ्योरेटिकली ब्लैक होल्स की डिस्कवरी से 100 साल पहले ही हमें उसके एग्जिस्टेंस के बारे में पता था। सो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ब्लैक होल्स इन फील्ड इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन हो सकता है। इन फील्ड इक्वेशंस का दूसरा सॉल्यूशन वर्म होल भी हो सकता है। अब आप ये सोचोगे कि एक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं। एक्चुअली जिस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उसी तरीके से इस इक्वेशन के भी मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। वर्म होल उनमें से एक सॉल्यूशन है जिसे आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी कहते हैं। ये नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन के असिस्टेंट नेथन रोजन का है, जो कि आइंस्टाइन के साथ 1935 में इस सॉल्यूशन पे काम कर रहे थे। अगर आसान शब्दों में कहें तो वर्म होल एक शॉर्टकट है जो कि स्पेस टाइम के दो पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। तो चलिए इसे पेपर पर समझते हैं। इस पेपर पर दो पॉइंट्स हैं, ए और बी। अगर हमें पॉइंट ए से बी पर पहुंचना है तो उसका शॉर्टेस्ट राउट क्या हो सकता है? पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए स्ट्रेट लाइन ही सबसे फास्ट तरीका है। 2 डायमेंशंस में इसका कोई दूसरा और शॉर्टकट नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये 2 डायमेंशन मैश 3 डायमेंशन में बेंड हो जाए तो आपको और भी रास्ते दिखने
बनने शुरू हो जाएंगे। अगर इस पेपर को भी बेंड किया जाए तो ए से बी तक जाने के लिए एक नया शॉर्टकट बन जाता है जो कि डायरेक्टली यूज हो सकता है। ये नया शॉर्टकट ट्रेडिशनल पाथ से काफी छोटा है। वर्म होल भी यही सेम चीज करता है। हमारे 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक का रास्ता 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स लंबा है। लेकिन अगर यही 3 डायमेंशनल स्पेस 4th डायमेंशन में कर्व हो जाए या फिर बेंड हो जाए तो ये पॉसिबल है कि हमें एक नया शॉर्टकट मिल जाएगा। 1957 में एक साइंटिस्ट जॉन व्हीलर ने आइंस्टाइन रोजन ब्रिज पर एक पेपर पब्लिश किया था। उस पेपर में उन्होंने एक एनालॉजी का यूज किया था। उन्होंने कहा था कि मान लीजिए कि एक इंसेक्ट, एक वर्म एक एप्पल को खा रहा है। वो वर्म उस एप्पल को एक साइड से खाना शुरू करता है और उसके बीच से होते हुए दूसरी साइड पहुंच जाता है। इस केस में अगर वो वर्म एप्पल के सरफेस से होकर गुजरता तो उसको ज्यादा टाइम लगता, मगर उसने एप्पल के बीच से ट्रेवल किया और इसी वजह से उसका डिस्टेंस कम हो गया। एक तरीके से वर्म ने स्पेस टाइम में कम डिस्टेंस तय किया। व्हीलर ने ही इसे वर्म होल नाम दिया था और यही से ही वर्ड वर्म होल का ओरिजिन हुआ। जैसा कि मैंने पहले पेपर फोल्ड करके एक शॉर्टकट बनाया था और बताया था कि इसी एग्जाम्पल की तरह वर्म होल को भी यूज किया जा सकता है दूसरी गैलेक्सी में ट्रेवल करने के लिए। लेकिन इस विजुअलाइजेशन में डायमेंशंस की एक प्रॉब्लम आ जाती है। हमने वर्म होल को 2 डायमेंशंस में दिखाया था। एक्चुअली वर्म होल 3rd और 4th डायमेंशंस में काम करता है। तो अगर वर्म होल एग्जिस्ट करता होगा तो वो एक स्फेरिकल बॉल की तरह दिखेगा। यहाँ ये बताना जरूरी है कि वर्म होल अभी तक का एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही है। मूवीज में साइंटिस्ट ने इसे विजुअलाइज करने की कोशिश की है। कई लोगों ने कई थ्योरीज भी बनाई हैं, मगर किसी ने आज तक इसे देखा नहीं है। साइंटिस्ट को ये नहीं पता है कि ये एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, लेकिन अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ये टाइम मशीन की तरह भी एक्ट कर सकता है। इमेजिन कीजिए कि आप मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स कुछ मिनट्स में ट्रैवल कर पाओ। इसका मतलब ये है कि आप वहाँ लाइट से भी तेज ट्रैवल कर सकते हैं। अगर लाइट वहाँ तब तक नहीं पहुँची है तो इसका मतलब ये है कि आपने एक टाइम से दूसरे टाइम में जंप कर लिया है। अब इन सब में एक सवाल ये उठता है कि वर्म होल कैसे बनेगा। इसके लिए एक ऐसी ऑब्जेक्ट चाहिए जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स काफी ज्यादा हो, और वो है ब्लैक होल। आइंस्टाइन और उनके असिस्टेंट रोजनबर्ग ने ये थ्योराइज किया था कि ब्लैक होल ही एक ऐसी ऑब्जेक्ट हो सकती है जिसका ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा हो सकता है कि वो वर्म होल बना सके। अब दूसरा सवाल ये है कि वर्म होल के दूसरी साइड क्या होगा। अगर उस होल के दूसरी साइड ब्लैक होल है तो इस होल से कोई नहीं निकल पाएगा। इनफैक्ट ये एक तरीके का ट्रैप बन जाएगा। मगर क्या हो कि होल के दूसरी तरफ ब्लैक होल की जगह उसका एग्जैक्ट अपोजिट ऑब्जेक्ट हो जो कि हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की बजाय रिपेल करे। अब हमारी स्टोरी में व्हाइट होल्स की एंट्री होती है। फिर से एक बार व्हाइट होल्स भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि आइंस्टाइन की फील्ड थ्योरी से ही निकल के आया है। ब्लैक होल्स और वर्म होल्स के अलावा व्हाइट होल्स भी इन फील्ड इक्वेशन का ही एक सॉल्यूशन है। तो ये व्हाइट होल्स क्या हैं? व्हाइट होल्स ब्लैक होल्स का एग्जैक्ट अपोजिट है। जैसे कि ब्लैक होल्स में से एक बार फंसने के बाद लाइट निकल नहीं सकती, उसी तरह से व्हाइट होल्स में लाइट एंटर नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि व्हाइट होल्स काफी ब्राइट होंगे और व्हाइट कलर के होंगे। रशियन थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट इगोर नोविकोव पहले इंसान थे जिसने 1964 में टर्म व्हाइट होल का यूज किया था। साइंटिस्ट्स के हिसाब से व्हाइट होल ब्लैक होल का टाइम रिवर्सल है। जैसे कि ब्लैक होल का इवेंट होराइजन उसका पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है जिसमें एंटर करने के बाद कोई चीज एस्केप नहीं कर सकती, उसी तरह से व्हाइट होल का इवेंट होराइजन एक ऐसा पॉइंट है जिसके आगे कुछ नहीं जा सकता। व्हाइट होल्स के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो अगर बाहर जाएं तो वो कभी वापस नहीं जा सकते। ये आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सॉल्यूशन है, मगर ये किसी को पता नहीं है कि रियलिटी में व्हाइट होल्स कैसे बनेंगे। हमें ये पता है कि जब एक स्टार कोलैप्स करता है तो वो ब्लैक होल बन जाता है, लेकिन इसका अपोजिट क्या होता है? क्या एक व्हाइट होल एग्जिस्ट कर सकता है? साइंटिस्ट के बीच ये एक डिबेट का टॉपिक है। कई साइंटिस्ट का मानना है कि जब बिग बैंग हुआ और यूनिवर्स बना उस टाइम सब कुछ एक व्हाइट होल से ही आया। स्टीफन हॉकिंग की थ्योरी कहती है कि ब्लैक होल से लगातार रेडिएशन निकलता रहता है और आखिर में वो एक एक्सप्लोजन के साथ खत्म हो जाता है। लेकिन जब एक ब्लैक होल खत्म होता है तो उसके अंदर के मैटर का क्या होता है? क्वांटम थ्योरी के रूल के हिसाब से कोई भी इंफॉर्मेशन कभी खत्म नहीं हो सकती। इसे नो हाइडिंग थ्योरम भी कहते हैं। इसके हिसाब से अगर कोई इंफॉर्मेशन गायब भी हो जाए तो भी वो इंफॉर्मेशन कभी ना कभी कहीं ना कहीं अवेलेबल होती है। उसी के हिसाब से ब्लैक होल में जो भी चीजें जाती हैं उसके खत्म होने के बाद भी वो कहीं ना कहीं तो अवेलेबल रहती
ही होंगी और शायद यही व्हाइट होल के थ्रू होता होगा। इसी आर्ग्यूमेंट के हिसाब से कई साइंटिस्ट कहते हैं कि जब ब्लैक होल खत्म होता है तो वो व्हाइट होल्स की फॉर्मेशन होती है, मगर अभी तक हमें ये नहीं पता है कि ब्लैक होल खत्म कैसे होता है। कई साइंटिस्ट्स का मानना है कि व्हाइट होल्स थ्योरेटिकली इम्पॉसिबल है क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे लॉ को ब्रेक करता है। ब्लैक होल का पुल इतना ज्यादा होता है कि वो हर चीज को स्वैलो कर सकता है, प्योर प्लैनेट्स, स्टार्स और इन सब के बाद सिर्फ रेडिएशन बचता है। ये यूनिवर्स में एंट्रोपी को बढ़ाता है। लेकिन अगर आप इसका रिवर्स इमेजिन करो जिसमें कि एंट्रोपी कम हो रही है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर व्हाइट होल्स एग्जिस्ट करता है तो वो इसी तरीके से काम करेंगे। इन सब के बावजूद कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि व्हाइट होल्स एग्जिस्ट करते हैं। 14 जून 2006 में एक स्पेस सैटेलाइट नील गेहरल्स स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी ने एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट कैप्चर किया। साइंटिस्ट्स ने व्हाइट लाइट का एक एक्सप्लोजन देखा जो कि एकदम से गायब हो गया। इस इवेंट का नाम रखा गया GRB 060614। ये एक गामा रे बर्स्ट था। गामा रे बर्स्ट हाईली एनर्जेटिक एक्सप्लोजन होते हैं जो गैलेक्सी में ऑब्जर्व किए जाते हैं। जब एक ब्लैक होल किसी बड़े स्टार को निकल जाता है तब ये इवेंट होता है और इससे लाइट का काफी बड़ा एक्सप्लोजन दिखता है। लेकिन इस केस में स्टार का कोई एविडेंस नहीं मिला तो ये कहा गया कि ये एक व्हाइट होल था। उसके बाद से ऐसा कोई इवेंट नहीं हुआ, इसीलिए व्हाइट होल अब भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि ब्लैक होल भी एक टाइम पे कॉन्सेप्ट ही था, लेकिन एक दिन ये प्रूव हो गया कि वो रियल है। तो ये भी पॉसिबल है कि एक दिन व्हाइट होल्स भी रियल प्रूव हो जाएं। वर्म होल के बारे में भी यही कहा जा सकता है कि फ्यूचर में ये रियल प्रूव हो जाएं। अगर ये रियल प्रूव हो भी जाएं तो भी साइंटिस्ट डाउटफुल है कि इनसे ह्यूमंस कभी ट्रैवल कर पाएगा या नहीं। अगर फ्यूचर में हम वर्म होल नहीं ढूंढ पाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकते। साइंटिस्ट ने स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करने की कई थ्योरीज दी हैं और शायद ये फ्यूचर में पॉसिबल हो भी जाए। लेकिन एक बात तो तय है कि ह्यूमंस इस फील्ड में काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और कई नई इनोवेशन कर रहे हैं जिसकी वजह से पॉसिबिलिटीज एंडलेस हो गई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।